हाय, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आप लोग भी जानते हो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी कर रहे थे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सब की बात हम लोग आज करेंगे और लाइव क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, बट इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ना जरूरी है। एक आध क्वेश्चन दिख जाता है कहीं कहीं, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक्स भी होता है जहाँ आपको बार बार परेशान करता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट छोटी छोटी बातें। हम लोग पहली बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी, सो आवर टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है भैया, और बेसिसिटी क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड अनदर टर्म इज बेसिसिटी। पहला टर्म है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड दूसरा टर्म है बेसिसिटी। इनके बीच डिफरेंसेस समझते हैं, इनको क्या कैसे बोलते हैं वो समझते हैं मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी अब आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। भैया देखो, आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपने बताया था इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और बेसिसिटी में भी लुईस बेस जब आपने बताया था तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें? हम लोग कैसे बताएं ये दोनों डिफरेंट है, फिर दोनों का अलग अलग। यदि डिफरेंट नहीं है तो टर्म दोनों अलग क्यों ले लिया यार? बेसिसिटी ही ले लेता। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक न्यू टर्म हम लोगों ने क्यों दिया? सो कुछ तो डिफरेंस होगा ना मेरे भाई। बिना डिफरेंस के तो अलग अलग नाम नहीं लिए होंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। यस, डिफरेंसेस हैं मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन देने वाली बात छोड़ दो। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? यदि इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है तो वो बेस है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ छोड़ के कोई और एटम है तो न्यूक्लियोफाइल है। अंडरस्टूड? जैसे मान लो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना है, इट मींस व्हाट, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वॉल्व होगा। H+ को इलेक्ट्रॉन देना है, वहाँ पे बेसिसिटी इन्वॉल्व होगा। इट्स क्लियर? सो न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन किसको देना है? इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी अदर देन H+, और बेसिसिटी में H+ को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हम लोग देखते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। Nucleophilicity implies, ठीक है भैया, Nucleophilicity implies that how fast a nucleophile how fast a nucleophile can attack on the electrophile other than H+। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर कार्बन की बात करें, other than H+। अंडरस्टूड होगा? क्लियर है माइक? चलिए बेसिसिटी की बात करें। बेसिसिटी में क्या देखेंगे? बेसिसिटी implies how well a base releases या donates electrons to H+। अंडरस्टूड होना? यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। क्लियर है मेरे भाई? अब मेरे भाई ये बात करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बात है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की, नॉर्मली हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी में कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना है तो कार्बन से तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड होंगे ना,
और तब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं, तो जरा देखो ये सारे ग्रुप्स इससे अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि इधर केवल और केवल H+ को इलेक्ट्रॉन देने की बात है। सो यहाँ पे स्टेरिक अफेक्ट ये सब ग्रुप्स के कारण जो है, ये सब ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग तो होनी चाहिए, तो ये इसको रोकेगा। वाइल H+ के केस में H+ छोटा सा साइज है, H+ के साथ कुछ और है नहीं, सो H+ के केस में ऐसी कोई टेंडेंसी या बहुत लिटिल टेंडेंसी होगी। सो स्टेरिक फैक्टर इसको बहुत अफेक्ट करता है, वाइल इसको स्टेरिक फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है। अंडरस्टूड और नॉट? एकदम क्लियर हो जाना मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो स्टेरिक फैक्टर लार्ज अफेक्ट करता है इसको, मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड, न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी is affected by steric factor, जबकि बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी क्या होगा? बेसिसिटी is लिटिल अफेक्टेड, बहुत कम अफेक्ट करता है बाय स्टेरिक फैक्टर। बाय स्टेरिक फैक्टर मेरे भाई बहुत आसान काम है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस को देखना और समझना। जैसे मैं आपको दे दूं, सिंपल एक केस ले लो, इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनाए। इसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ये A है, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। मैं इन तीनों के न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, आपको क्या लगता है? यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काफी ज्यादा है ना, स्टेरिक फैक्टर ऊपर से नीचे तीनों जगह O- दिख रहा है, स्टेरिक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। यदि स्टेरिक फैक्टर इंक्रीज करेगा तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी A देन B देन C ज्यादा होगा, बिकॉज स्टेरिक फैक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट होगा। अंडरस्टूड और नॉट? Should be clear to all of you. चल now चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, जैसे मान लो यही है और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन देने की बात हम लोग कर रहे हैं। जब इस टाइप की बात होगी देन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इसको अफेक्ट करेगा। इफ रेट विल बी मोर देन आप बोलोगे रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा एंड रेट कांस्टेंट विल अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर सेम न्यूक्लियोफाइल कोई और इलेक्ट्रोफाइल के लिए रेट अलग होगा, मीन सेम न्यूक्लियोफाइल का अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल के लिए रेट अलग होगा एंड इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को रेट कांस्टेंट अफेक्ट करेगा। वाई? यदि आप बेसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी की बात करोगे मेरे भाई, यहां से कोई बेस आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे। सो अब यहां पे जो आपने पढ़ रखा है, कोई भी बेस ले, CH3COH, H2O, CH3CO- plus H3O plus. Yeah, H2O is accepting H plus. CH3COH is giving H plus,
और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको अफेक्ट करेगा। मींस बेस कितना अच्छा है इस बात को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा, बट न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा है ये इसका रेट कांस्टेंट बताएगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज गवर्न्ड बाय रेट कांस्टेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी can be compared by rate constant, while basicity can be compared by equilibrium constant। ये equilibrium constant affect करेगा, but इसको rate constant affect करेगा। It should be clear to all of you। So last point, जहाँ भी rate की बात करेंगे तो आप बोलेंगे nucleophilicity is kinetically controlled function। काइनेटिकली कंट्रोल्ड फंक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हम लोग आ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। और दिस वन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड फंक्शन। लास्ट पॉइंट ये लिख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड फंक्शन। काइनेटिक्स इन्वॉल्व होगा, रेट की बात हो रही है, काइनेटिक्स की बात होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात होगी, वाइल यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होगी। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड फंक्शन है, इसमें हमेशा हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कौन कितना स्टेबल है। अंडरस्टूड और नॉट? So these are the differences between nucleophilicity and basicity, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, इसमें कोई आपको फंसा नहीं पाएगा। चलिए अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन करते हैं, बेसिसिटी का भी कंपैरिजन करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलो भैया, मेरे सॉल्वेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड अनदर इज पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि बात करोगे किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, यदि डाइपोल मोमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक CCl4, CS2, ये सब यूज होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो, बेंजीन, आप बोलेंगे ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट मेजर रोल प्ले करता है। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है? वैसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे और या बोलोगे H+ डोनेट कर पाए, प्रोटॉन डोनर। पोलर प्रोटिक जो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन जो दे सके, लाइक HF, CH3COH, वाटर, NH3, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मेरे भाई। वाइल पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? म्यू तो जीरो यहां भी नहीं है, म्यू दोनों जगह नॉन जीरो, बट कोई प्रोटॉन मतलब कोई हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड नहीं है, लाइक सब बहुत जगह आप इसका नाम देखेंगे, घबराना मत, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देखें। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देख के घबराना। पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है ईथर, देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं, सो दिस वन इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक बहुत जगह लिखा हुआ देखोगे DMSO, ये कहीं भी लिखा हुआ मिले, DMSO शॉर्ट में इसको लिखा हुआ मिलता है। दिस वन इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, एकदम कंफ्यूज नहीं होना।
सल्फॉक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 मिथाइल है, दिस वन इज डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये शॉर्ट पे लिखा हुआ मिलेगा, और जब भी शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा आप इसको छोड़ना मत, समझ जाना कि क्या है ये। नेक्स्ट एक और मिलेगा जो आपको THF, ये भी हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। देखो ये भी एक सॉल्वेंट है, बट कैसा, पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ भी आप देखो तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, कहीं से भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड। ये सब मैं ऐसे सॉल्वेंट का नाम ले रहा हूँ जो जैसे रिएक्शंस में लिखा हो DMSO, मतलब समझ जाना पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट। THF मतलब पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट है, इन सब में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट नहीं है, हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर पाएगा मेरे भाई। बहुत आसान चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज और भी पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट लोग यूज करते हैं, दैट इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये भी बहुत यूज होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। हर जगह DMF जहां भी आपको दिखाई दे, दिस वन इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, नेक्स्ट एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्राउन ईथर। ऑलवेज ये ईथर का टाइप ही है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से पता चले। देखिए नाम से ही क्लियर था, क्राउन ईथर, कुछ क्राउन टाइप की आपको चीज दिख रही है, क्राउन ईथर। ये ईथर है, हर ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, बस बी शेप मेंटेन करा गया है। बट इस बी शेप से ना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है उसकी बात थोड़ा कर लेते हैं। और भी मिलेगा हेक्सामिथाइल HMPT फॉस्फोरो HMPTA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरो ट्रायामाइड, ये सब भी है। बट हम लोग चलते हैं तो ढेर सारे, बाद में बात करते रहेंगे। क्या पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट का और पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट का क्या मेजर डिफरेंस होता है उसको जरा समझते हैं, तब हम लोग न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन कर पाएंगे मेरे भाई। ओके, सो आपको ये जो क्राउन ईथर दिख रहा है उसको जरा समझिए, यहीं से आपको चीजें समझ आएगी। लेट सपोज आपने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl को क्राउन ईथर में डाला। भैया इसको समझने से पहले थोड़ा NaCl को वाटर में डालो। आपको पता है वाटर में जैसे NaCl को डालते हैं, बड़ा अजीब कहानी है। NaCl को यदि तोड़ना हो गया Na+ और Cl- में, तो पूरे न्यूयॉर्क की जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ जाएगा। बट NaCl को थोड़ा आप पानी में डाल दो, उसको तोड़ के बिल्कुल अलग कर देता है। सोचो कितना पावरफुल है वाटर यहाँ पर। आपको भी पता है अपोजिट चार्ज जब पास आएंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज जब पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। चलिए यहाँ पे कहता है ऑक्सीजन, हम धर्म का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हम Na+ को स्टेबलाइज कर रहे हैं। Na+ सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव है और Cl- नेगेटिव है। आपको पता है NaCl क्या, FCC लैटिस। जिन लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, बाद बाकी लोगों को मैं बताऊंगा। NaCl FCC लैटिस लेता है, मतलब लैटिस, एक लैटिस में ये सजा हुआ है। अब वाटर आया, Na+ को अपने साइड खींचने की कोशिश किया। ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है? आप यहाँ पे बोलोगे H2O इज डाइपोल, पोलर सॉल्वेंट है तो ये डाइपोल है। डाइपोल है मतलब यहाँ पे क्या है, डेल नेगेटिव है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव है। अब ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे Cl- से ये इंटरेक्ट कर रहा है। ये घर तोड़ने वाली बात हो गई भाई। इसको, ये ऑक्सीजन Na+ को भड़का रहा है और ये हाइड्रोजन वाला साइड Cl- को भड़का रहा है और दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। ये दोनों पास आए, Na+ और डेल नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुआ। एक NaCl के चारों तरफ से वाटर ने घेरा और इतनी एनर्जी रिलीज हुई भाई साहब,
कि इसको अलग कर दिया, पूरा अलग कर दिया, Na+ को अलग लेके चले गए, Na+ के साथ पूरा वाटर ही वाटर, सब जगह ऑक्सीजन वाला एंड घेर लिया, यहां से इधर घेर लिया। ऐसा मानो मेरे भाई आलिया भट्ट के चारों ओर तुम लोग खड़े, ऐसा वाटर Na+ को घेर लिया। Cl- सेम कहानी, Cl- के चारों तरफ भी वाटर घेर लिया, इसको अलग कर दिया, NaCl का ब्रेकअप करवा दिया। अंडरस्टूड और नॉट? अब यहां पे हाइड्रोजन वाला एंड था भैया, डेल पॉजिटिव बहुत अच्छा कैरी कर रहा था, प्रोटॉन डोनर था, तो Cl- को अलग कराया। लेकिन इसी NaCl को जब आप क्राउन ईथर में डाल देंगे, इसी NaCl को आप क्राउन ईथर में डाल देंगे तो क्या होगा, जरा समझने की जरूरत है मेरे। इस NaCl को जब क्राउन ईथर में डालेंगे, अभी क्या है, यहां पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का क्राउड है। जैसे किसी को ढेर सारा अपोजिट नेचर वाला चार्ज दिख रहा है कि नहीं? जैसे विवेक भाई को ढेर सारी लड़कियां दिख रही है, जस्ट Na+, यहां ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, तुरंत कूदने को तैयार बैठे। मींस Na+ को तो ये सॉल्वेट कर लेगा, बट Cl- को स्ट्रांगली रिपेल करेगा। अरे Cl नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो Na+ यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, Na+ यहाँ फिट बैठ जाएगा, Na+ को स्टेबलाइज कर देगा ये, बट Cl- को उतना ही रिपेल करेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा? मींस यदि पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट आप लेते हो, इफ यू आर टेकिंग पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट, देन anion is getting solvated while opposite बोला, yes. If you are taking polar aprotic solvent, then cation is getting solvated while anion is getting repelled. So in polar aprotic solvent जो सॉल्वेशन होता है वो केटायन का होता है, एनायन को रिपल्सन मिलता है। जबकि आप पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट में लेते हो तो केटायन एज वेल एज एनायन को सॉल्वेशन होता है। सो भैया एक मेजर डिफरेंस आएगा, हमें न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना था, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना था। यदि एनायन रिपेल्ड होगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, और यदि वो अनस्टेबल होगा तो उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को तो अफेक्ट करेगा ही। सो ये सॉल्वेंट आप बहुत जगह देखेंगे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF लिख देगा, TH लिख देगा, मतलब आप समझ जाओगे कि भैया यहाँ पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट की बात करी जा रही है, और जब पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट की बात करी जा रही है तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको? न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेगा। सो बातें आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुई होंगी। सॉल्वेंट का मेजर अफेक्ट आना है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना है। आगे मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा, उसमें सॉल्वेंट लूंगा और कौन सा सॉल्वेंट लूंगा उससे आप डिस्कस कर पाओगे भैया सॉल्वेंट लेने से क्या होता है, रेसिमाइजेशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट लेने से प्रोडक्ट पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सारी कहानी कर पाएंगे SN1 SN2 में। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीखना। क्लियर है मेरे भाई? सो नीचे नोट दे के लिख लेंगे। Note 1, in polar protic solvent, cation as well as anion, is hydrolyzed। ठीक है, नेक्स्ट, in polar aprotic solvent, cation is getting solvated, while anion is repelled। समझ में आ रही बात? अब कोई कह रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो? कुछ नहीं होगा भैया, पड़ा रहेगा। हाइपोथेटिकल बात हम लोग करेंगे भी, बट पड़ा रहेगा। समझ में आई बात? अब एक सिंपल कहानी आपसे करी जाए। ओके, क्वेश्चन आपको दिया जाए, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ किसका?
F माइनस, या ऐसे कर लो, NaF ही कर लो, NaF, NaCl, NaBr and NaIN. First part PPS, polar protic solvent. Second, polar aprotic solvent, PAPS. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी के बाद वैसे Na+ लिखना बेकार है, Na+ लिखने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है आपको। क्यों नहीं होने वाला है मेरे भाई? Na+ तो यहाँ पे यूजलेस है, सब जगह आपको पता है, यहाँ भी डिजॉल्व करेगा, यहाँ भी डिजॉल्व करेगा, सब जगह सेम ही है। सो क्वेश्चन F-, Cl-, Br-, I- के टर्म्स में भी दिया हुआ हो सकता। हाँ जल्दी करते हैं, जरा सोचते हैं जल्दी, बोलो। F-, Cl-, Br-, I-। ठीक है मेरे भाई, F-, Cl-, Br- एंड I-। चलो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में तो क्लियर हो गया होगा। आप बोलोगे ये वाला कह रहा है हम छोटे हैं और ये कह रहा है हम बड़े वाले हैं। निगेटिव चार्ज लिया, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यहाँ चार्ज डेंसिटी, अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया आप लोग, बोलो। आर बढ़ाएंगे पोटेंशियल, समझ में आ रही बात? आप बोलोगे यहाँ पे एक पॉइंट है, पार्टिकुलर पॉइंट बात करें तो कम चार्ज डेंसिटी दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है। अब चलो क्राउन ईथर में डाल दिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, PAPS की पहले बात करें, PAPS की बात करें, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब रिपल्सन भी ज्यादा, और यहाँ चार्ज डेंसिटी कम रिपल्सन कम। यहाँ रिपल्सन ज्यादा परेशान है यार, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, यहाँ ज्यादा परेशान है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वाइल यहाँ कम जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। सो आप बोलेंगे यदि PAPS की बात करें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी F- का ज्यादा होना चाहिए, देन Cl-, देन Br-, देन I- होना चाहिए। मेरे भाई क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप बात करोगे मेरे भाई, बहुत आसान है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F- को ही ज्यादा, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा H2O को अट्रैक्ट किया होगा, चारों तरफ से वाटर घेर लिया। I- को कम वाटर घेरा, I- बिल्कुल तैयार है, अरे कोई आओ मैं तुरंत इलेक्ट्रॉन दूंगा। F- तो यार एकदम गिरा पड़ा है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस वन इज मिल्खा सिंह, दिस वन इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर छोटा है, मिल्खा सिंह बड़े हैं। मिल्खा सिंह बड़े हैं, जब आ जाए मान लो कहीं तुम्हारे सिटी में आ जाए, सचिन तेंदुलकर को हर कोई पहचानता है, उसके चारों तरफ पूरा क्राउड घेर लेगा। मिल्खा सिंह की तो मूवी नहीं बनती तो कोई पहचानता भी नहीं। मिल्खा सिंह पूछ रहे अच्छा उधर कौन है? मिल्खा सिंह के चारों तरफ 2-4 लोग, हाँ सर आप बहुत अच्छे हैं, जो उधर नहीं जा पाए वो इधर आके बैठे हैं। मिल्खा सिंह बेचारे कम लोग इनके सामने हैं, बड़े बट कम लोग हैं। सचिन तेंदुलकर के चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। मान लो सचिन तेंदुलकर को अंजलि से मिलना हो तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज मेरे भाई पूरा क्राउड है, बट यहाँ पे मिल्खा सिंह को अपनी वाइफ से मिलना है, कोई टेंशन नहीं होगी, 2-4-10 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको पता है चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ पड़ा होगा। सो इलेक्ट्रॉन किसी और को देने की टेंडेंसी घट जाएगी। आप बोलेंगे इस केस में I- सबसे ज्यादा होगा, देन Br-, देन Cl-, देन F-। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए मेरे भाई, अब आप F-, Cl-, Br-, I- की बेसिसिटी कंपैरिजन करना है, वो बहुत आसान है। मैंने ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन किया। नेक्स्ट कहानी आप बेसिसिटी के लिए भी काम कर सकते हैं। बेसिसिटी कैसे कंपैरिजन करेंगे? बहुत आसान है, उसको भी देख ही लेते हैं। इफ यू हैव टू कंपेयर बेसिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे मेरे भाई? आप याद करो ये HF से F- आया था, HCl से Cl- आया था, HBr से Br- आया था,
आप H प्लस को सब जगह इधर लिखो। HI ऐसा है। आप स्टेबिलिटी की बात किए थे, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? आपने बोला था नीचे की ओर स्टेबिलिटी इंक्रीज करें। बहुत आसान। क्यों? साइज छोटा, एक निगेटिव चार्ज, साइज बड़ा, एक निगेटिव चार्ज, वॉल्यूम अवेलेबल ज्यादा, सो स्टेबिलिटी ज्यादा। या आप कहेंगे इसको तोड़ना, बॉन्ड एनर्जी यहाँ हाई है, यहाँ जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटेगा, सो ये ज्यादा जल्दी टूटेगा तो I माइनस ज्यादा आएगा, बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो कंजुगेट बेस, ये था एसिड, उससे H प्लस निकाल दो तो ये बन गया कंजुगेट बेस। अब इधर से इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो रिवर्स आने की टेंडेंसी कम है, मतलब इसकी बेसिसिटी कम। तो आप बोलेंगे स्टेबिलिटी यदि ज्यादा है, यदि स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसी फॉर्म में रहना चाहिए, यदि इसी फॉर्म में रहना चाहेगा तो H प्लस लेने की टेंडेंसी कम होगी, और यदि H प्लस लेने की टेंडेंसी कम होगी मतलब बेसिसिटी ऊपर की होगी। Understood? It should be clear to all of you. चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो इनफैक्ट बुक्स में जो लिखा हुआ रहता है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसमें हम लोग एक ग्रुप में आए, ग्रुप में लिखा हुआ रहता है कि एक ग्रुप में आने पे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। इसी चीज को हम लोग लेके जाते हैं पीरियड में। पीरियड में लेके जाते हैं। एक पीरियड में बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट है। चलिए, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। मेरे भाई एक नोट एकदम ध्यान से लिख लेना, हम लोग जनरली मतलब जो ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से हम लोग जब एक पीरियड में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर साइज फैक्टर, वाइल इन ग्रुप साइज फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। मतलब देखो, ग्रुप में जब आप जा रहे हो तो साइज ज्यादा वेरी करता है, वाइल जब आप पीरियड में जा रहे हो तो साइज का वेरिएशन तो है बट एक ही सेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। ओके, सो अब हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग गैस फेज में या बेसिसिटी की बात करें। सबसे पहला हमने बात किया बेसिसिटी। बेसिसिटी बहुत आसान, H प्लस लेने का टेंडेंसी। आप बोलोगे कौन सबसे ज़्यादा होगा, तो फिर यार क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपैरिजन करेंगे, CH4 NH3 H2O HF। आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसका, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो स्टेबल ज़्यादा, स्टेबल ज़्यादा तो H प्लस लेने का टेंडेंसी कम, मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर जो होगा दैट वन विल बी CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। मेरे भाई क्लियर हो गया? बेसिसिटी का ऑर्डर क्लियर हो जाना चाहिए, जस्ट वैसे ही कहानी सोच के आप कर लोगे। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी की कहानी करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्वियसली अगेन आपका यहाँ पे दो सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज पे हम लोग बात कर लेते हैं। आप दूसरा केस आराम से समझ जाएंगे। हम लोगों ने बात किया क्या भाई, हम लोगों ने बात किया इसकी गैस फेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन गैस फेज।
न्यूक्लियोफिलिसिटी इन गैस फेज। गैस फेज में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात किया, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब रेट देने का, टेंडेंसी देने का। आप बोलो CH3 माइनस F माइनस तो स्टेबल है, CH3 माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तुरंत चाहता है देते, ठीक। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी गैस फेज में बात करेंगे तो CH3 माइनस की ज्यादा होगी, NH2 माइनस, देन इसकी ज्यादा होगी OH माइनस, देन F। अब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करते हैं मेरे भाई। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? चलो मेरे भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये और इसकी बात करें, सॉल्वेटेड कौन ज्यादा हो जाएगा? आप बोलोगे इसका साइज बड़ा छोटा, अगेन चार्ज डेंसिटी मोर, ये ज्यादा सॉल्वेटेड, ये ज्यादा सॉल्वेटेड, मतलब इसका सॉल्वेटेड आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, ये फिर इसको इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगेन ऑर्डर इज CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। मेरे भाई यदि हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, क्या होगा? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा? आप बोलोगे बहुत आसान है, फिर वही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा। अरे बोलो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, चलो इसको सोच के आप बता दो, ठीक। नाउ मूविंग टू सम नोट जो कि आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, मतलब और कैसे कंपैरिजन करते हैं, कुछ पॉइंट्स है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग सोच के लाइव क्लास में बात करेंगे आपसे, ओके। कुछ एक नोट 1, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आयन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन आयन, जैसे बात करें हम लोग NH2 माइनस और NH3 की, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एन आयन की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट वाटर ले रहे हैं, NH2 NH2 NH3 इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों यार? जब डोनर साइड ज्यादा है, मतलब किसी भी न्यूक्लियोफाइल के बगल में कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर। इफ लोन पेयर इज अवेलेबल, if lone pair is available, ऐसे लिख लो, if lone pair is available or higher the number of nucleophilic site, higher the number of nucleophilic site, higher the number of nucleophilic site, greater will be the nucleophilicity, greater will be the nucleophilicity। और भी बात हो सकती है, बात करें O माइनस OH है, ठीक है, और OH माइनस अगेन इसकी ज्यादा होगी। Higher the number of nucleophilic site, greater will be the nucleophilicity। ठीक है। थर्ड, in period nucleophilicity order and basicity order, देखा था आपने, पीरियड में जाने पे क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज सेम। चलिए फोर्थ ग्रुप पे जाने पे क्या दिखाई दिया था? इन ग्रुप क्या दिखाई दिया था? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर आर रिवर्स्ड। ग्रुप में
दोनों अपोजिट था मेरे भाई। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसमें बात करते हैं यही N2H4 और NH3 का दो में ले लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप कर ही लो। कंपेयर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, कंपेयर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, मिल गया कहीं तो ठीक। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ओलंपियाड वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है N2H4 and NH3 in first gas phase, second polar protic solvent। गैस फेज में एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत आसान। गैस फेज में तो भैया, गैस फेज में तो बिल्कुल क्लियर है, क्या जल्दी बोलो। नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अभी जो समझाया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली क्या देखना है, हायर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप गैस फेज में बात करोगे ना, एक साइट पे मतलब ये NH2 क्या करेगा, इसको और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इस पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट को पुल करेगा। सो यदि गैस फेज में बात करेंगे तो NH3 का ज़्यादा हो जाएगा NH2 से, मतलब जो उधर ये वाला चीज़ जो लिखाया था ना, क्या लिखाया था, ये वाला चीज जो लिखाया था, हायर नंबर ऑफ साइट्स ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट इज वैलिड इन वाटर। मैं वाटर की बात करूँ, सो वाटर की बात करूँ, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। थैंक्स। हम लोग इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।